Hello friends, you are welcome in Ganesh English classes 0.1. Actually, today we are going to discuss about non-finite. ये जो non-finite है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर non-finite को सुनने और समझने का प्रयास करें ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वो सारा A to Z समाप्त हो जाए। कि सीख लो खुद पर भरोसा करने का हुनर, सीख लो खुद पर भरोसा करने का हुनर, यकीन तो लोग तोड़ ही जाते हैं। सीख लो खुद पर भरोसा करने का हुनर, यकीन तो लोग तोड़ ही जाते हैं। सहारे हो कितने भी सच्चे जिंदगी में, सहारे हो कितने भी सच्चे जिंदगी में, साथ एक दिन छोड़ ही जाते हैं। तो हमें अपने आप पर हुनर होना चाहिए और उसी के बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आप कोशिश करते रहें और मेरे साथ बने रहें और मैं आपको एक से बढ़कर एक आइटम ऐसा पेश करूंगा, ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप बस देखते ही देखते नॉन-फिनाइट को सदा के लिए क्या करेंगे, अपने वश में करेंगे, अपने मुट्ठी में करेंगे। बस आपके दम पर बस थोड़ा सा आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। दोस्तों लोग सीधे क्या करते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं कि नॉन-फिनाइट है और नॉन-फिनाइट को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म, यानी रूप के विचार से क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग का क्या नाम है, पहला भाग का नाम है फिनाइट वर्ब और दूसरा भाग का क्या नाम है, नॉन-फिनाइट वर्ब। यानी एक है अनुशासित क्रिया और दूसरा पार्ट क्या है, अनुशासनहीन क्रिया। तो अनुशासित क्रिया क्या होता है, जो नियम के आधार पर चलता है उसे अनुशासित क्रिया कहते हैं। और जो अनुशासनहीन है यानी वो नियम के आधार पर नहीं चलता है, वैसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुशासनहीन क्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आ गया होगा कि वर्ब को क्या क्या गया है, दो भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग का नाम क्या है, फिनाइट वर्ब है, जिसे अनुशासित क्रिया बोलते हैं। और दूसरा भाग का नाम क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है, जिसे हम लोग अनुशासनहीन क्रिया कहते हैं। अब ये बारीकी से समझने की बात है कि फिनाइट वर्ब किसको बोलेंगे और नॉन फिनाइट वर्ब किसको बोलेंगे। तो हम उसे डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ बारीकी से फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब को समझते हैं। इसके बाद उसके हर पैटर्न को एक स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो लिखा है फिनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फिनाइट वर्ब, अनुशासित क्रिया और अनुशासनहीन क्रिया। तो फिनाइट वर्ब क्या होता है, फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं, तुम सबसे पहले इसका डिफिनेशन को समझेंगे। तो व्हाट इज फिनाइट वर्ब, तो इसको हम लिख सकते हैं which verb works in the sentence according to subject number and tense is called finite verb। तो आपको ये समझ में आ गया क्या है, विच वर्ब वर्क्स इन द सेंटेंस, जो क्रिया काम करता है कहां पर, वाक्य में। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा, नंबर के अनुसार काम करेगा और टेंस के अनुसार काम करेगा। यानी ये सिस्टम के आधार पर क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसे
जो नियम के आधार पर, पर्सन के आधार पर, नंबर के आधार पर, टेंस के आधार पर वो हमेशा चेंज हुआ करता है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? फिनाइट वर्ब बोलते हैं, यानी अनुशासित क्रिया बोलते हैं। यानी ये अनुशासन में रहता है और उसके नियम के आधार पर वो क्या करता है? बदलने का काम करता है, उसे हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं। ये देखते हैं हम लोग कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है। फिनाइट वर्ब का अर्थ समझ में आ गया, अब नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है। तो नॉन फिनाइट वर्ब का डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है। व्हाट इज नॉन फिनाइट वर्ब? तो यहाँ बोल सकते हैं कि विच वर्ब डज नॉट वर्क in the sentence according to subject, number and tense, but lives in a same position oblique form is called non-finite verb। तो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा क्या कि विच वर्ब डज नॉट वर्क इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस, बट लिव्स इन ए सेम पोजीशन ऑब्लिक फॉर्म इज कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब। यानी जो नॉन फिनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के आधार पर, नंबर के आधार पर, टेंस के आधार पर बदलाव नहीं करते, बल्कि वो एक ही पोजीशन में रहते हैं, एक ही फॉर्म में रहा करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं, यानी अनुशासनहीन क्रिया कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखेंगे कि फिनाइट वर्ब कहाँ पर होता है और कैसे होता है, और नॉन फिनाइट वर्ब कैसे होता है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं, इसके बाद आप वो समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, ये आपका एग्जाम्पल्स है, जैसे आई want to go, नेक्स्ट है he wants to go, नेक्स्ट है she wanted to go। ये 3 एग्जाम्पल्स आपके बीच पेश है और आप इन तमाम सेंटेंस के आधार पर ये बता सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल फिनाइट वर्ब का है और कौन सा एग्जाम्पल नॉन फिनाइट वर्ब का है। तो बस आप देखते ही देखते क्या कर जाएंगे, ये सेंटेंस को आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आई वांट टू गो, ही वांट्स टू गो, शी वांटेड टू गो। मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है और 3 एग्जाम्पल के सहारे पर आपको ये दिखाना है कि फिनाइट वर्ब क्या है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, आपको ये देखना है कि आई वांट टू गो, ये जो वांट है ये क्या है? एक वर्ब है। वांट क्या है? एक वर्ब है। और ये क्या करता है? ये वांट जो है, ये जो इसका सब्जेक्ट आई है और आई जो सिंपल प्रेजेंट में होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये पता है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ क्या होता है? V1 का प्रयोग होता है। यानी ये जो वांट है, यानी ये सब्जेक्ट के आधार पर काम कर रहा है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर भी काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। क्या होता है? ये आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के आधार पर काम कर रहा है, ये आपका पर्सन के आधार पर काम कर रहा है और ये आपका टेंस के आधार पर भी काम कर रहा है। यानी ये सभी रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसलिए ये आपका वांट क्या हो जाएगा? ये फिनाइट वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो। ये जो वांट्स आप देख रहे हैं ये क्या है? V5 में है। यानी V5 कब लगता है? तो
ही के साथ, सी के साथ और थर्ड पर्सन के साथ क्या करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ही है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं टेंस के आधार पर भी क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये पर्सन के आधार पर काम कर रहा है, और ये नंबर के आधार पर भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी ये जो वांट्स है ये क्या करता है, सब्जेक्ट के आधार पर भी काम कर रहा है, नंबर के आधार पर भी काम कर रहा है, और टेंस के आधार पर भी काम कर रहा है। यानी ये क्या करता है, अनुशासन के नियम का क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वांट्स है ये क्या है, आपका फिनाइट वर्ब है। ये क्या है, आपका फिनाइट वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, सी वांटेड टू गो। सी वांटेड टू गो, ये जो वांटेड है आपको पता है कि जो सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट में चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, किसी भी पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसने यहाँ पर क्या है, जो वांटेड है ना, ये वांटेड क्या किया है, यहाँ पर सी है, उससे के आधार पर ये सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में ये क्या किया है, इसके आधार पर थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए ये V2 लगा। चाहे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता, सेकेंड पर्सन होता, या तो थर्ड पर्सन होता, कोई भी पर्सन होता है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके से सिंपल पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या किया है, ये टेंस के आधार पर काम कर रहा है, नंबर के आधार पर काम कर रहा है, पर्सन के आधार पर भी ये काम करता है। तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो है आप देख रहे हैं, ये तीनों क्या है, आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, ये तीनों आपका फिनाइट वर्ब हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आई है, पर फर्स्ट पर्सन है फिर भी टू गो लगा, यहाँ पर थर्ड पर्सन है फिर भी टू गो लगा, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है फिर भी टू गो लगा। लेकिन ये तीनों में क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। यानी कोई किस टेंस के है, कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर आते हों और यदि हम चेयर में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति जब वो मेरे यहाँ पर आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना चेयर उसे बैठने के लिए दे देते हैं। तो ये क्या है, एक अनुशासित नियम को दिखाता है, एक अनुशासन को दिखाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आ रहा हो, चाहे वो मेरे पिताजी आ रहे हैं फिर भी हम कुर्सी में बैठे हैं, मेरे सर आ गए फिर भी हम कुर्सी में बैठे हैं, मेरे कोई बुजुर्ग आ गए फिर भी मैं कुर्सी में बैठा हूं, यानी मैं क्या हूं, अनुशासनहीन में हूं। तो दोस्तों आपको यह समझना चाहिए कि जब कोई नियम के आधार पर, समय के आधार पर हमेशा क्या करता हो, टेंस के आधार पर, पर्सन के आधार पर, नंबर के आधार पर चेंज होता हो, उसे फिनाइट वर्ब कहेंगे। लेकिन जो क्या अगर एक ही फॉर्म में रहता है, उससे कोई टेंस का, कोई सब्जेक्ट का, कोई नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वांट, वांट्स और वांटेड ये क्या है, आपका फिनाइट वर्ब है। बल्कि टू गो, टू गो, टू गो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका नॉन फिनाइट वर्ब हो जाता है, और ये आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो नॉन फिनाइट वर्ब है, नॉन फिनाइट वर्ब को क्या किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में खंडित किया गया है। तो सबसे पहला भाग का नाम क्या है, इन्फिनेटिव। क्या है, इन्फिनेटिव। दूसरा का क्या नाम है, जीरंड, और तीसरा का क्या नाम है, पार्टिसिपल। यानी फर्स्ट का नाम है इन्फिनेटिव, सेकेंड का नाम है जीरंड, और थर्ड का नाम है पार्टिसिपल। यानी ये नॉन फिनाइट का तीनों भाग है, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। पहले इन्फिनेटिव को देखेंगे, इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, फिर पार्टिसिपल को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। तो मैं लिखा हूं कि व्हाट इज एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है, तो इन्फिनेटिव ये क्या होता है, ये सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्फिनेटिव क्या है, वर्ब का मेन रूप है। क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब का मेन रूप है। इन्फिनेटिव इज द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, इट लिव्स ऑलवेज विथ टू फॉर्म। यानी इन्फिनेटिव क्या होता है, ये वर्ब का मूल रूप है, और ये हमेशा क्या करता है, 2 + V1 के साथ रहा करता है, जिसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव इज द मेन
form of the verb and it lives always with to form। तो मैंने क्या लिखा, अन इन्फिनेटिव इज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इन्फिनेटिव क्या है, ये मेन फॉर्म है किसका, वर्ब का, एंड इट लिव्स ऑलवेज विथ टू फॉर्म, और ये हमेशा क्या करता है, टू फॉर्म के साथ रहा करता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल पे आप बोल सकते हैं जैसे टू गो, टू कम, टू सी, टू लव, टू कट, कोई भी वर्ब होगा जब आप देखेंगे कि टू के साथ में V1 हो, यानी क्या होगा, ये टू प्लस V1 फॉर्म में रहा करेगा, तो ये आपका क्या होगा, ये इन्फिनेटिव होगा। और इन्फिनेटिव जब भी रहता है तो ये मेन फॉर्म होता है, और ये हमेशा टू प्लस V1 के साथ रहेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसे वर्ब का मूल क्रिया भी बोलते हैं, यानी मूल फॉर्म भी बोला जाता है। तो इन्फिनेटिव क्या है, तो इन्फिनेटिव इज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का क्या है, मुख्य रूप है, और ये क्या करता है, हमेशा टू फॉर्म के साथ रहा करता है, जिसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे टू गो, टू कम, टू सी, टू लव, टू कट, ये जो भी वर्ब होगा आप ये देखेंगे कि ये हमेशा अपना मूला रूप अवस्था में रहा करता है, यानी मूल अवस्था में रहने का काम करता है, इसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इन्फिनेटिव को क्या क्या है, दो भागों में बांटा गया है। इन्फिनेटिव का क्या क्या है, दो भागों में बांटा गया है। तो एक क्या है, उसे एक सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं, और दूसरा क्या है, उसे क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव बोलते हैं। पहला का क्या नाम है, सिंपल इन्फिनेटिव, और दूसरा का क्या नाम है, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो इन दोनों पार्ट को हम अभी क्या करेंगे, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव क्या होता है। देखेंगे हम लोग ये जो द इन्फिनेटिव इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को दो भागों में बांटे हैं। सबसे पहला आप समझते हैं कि ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का दो पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है, वो है सिंपल इन्फिनेटिव, जिसे हम लोग नाउन इन्फिनेटिव के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, जिसे जिरेंडियल इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। यानी पहला नाम क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव बोलते हैं, जिसे लोग नाउन इन्फिनेटिव के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, जिसे हम लोग जिरेंडियल इन्फिनेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो इन्फिनेटिव का दो पार्ट्स हो गया, सिंपल इन्फिनेटिव और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इन्फिनेटिव को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिंपल इन्फिनेटिव इज क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स। ये जो सिंपल इन्फिनेटिव है, इसको चार पार्ट में बांटा गया है। सिंपल इन्फिनेटिव को चार पार्ट में बांटा गया है। नंबर वन क्या है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा है किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ट्रांजिटिव वर्ब का आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है जिसके साथ कर्म हो, तो यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका काम होता है। नेक्स्ट है किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी ये पूरक के रूप में ये क्या करेगा, काम करेगा। कौन, तो सिंपल इन्फिनेटिव। और नेक्स्ट है किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी ये चार फॉर्म के आधार पर क्या करेंगे, सिंपल इन्फिनेटिव को हम लोग बांटने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे कि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से होता है। जिस यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। ये जो टू वॉक है, इज एन एक्सरसाइज, ये जो टू वॉक आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यानी ये कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। यदि हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो बोल सकते हैं कि राम इज ए स्टूडेंट। तो राम जैसे वहां पर प्रयोग हुआ था, तो वहां पर क्या हो गया, उसी के आधार पर क्या किया है, ये वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर ये क्या कर रहा है, टू वॉक काम कर रहा है। और टू वॉक का अर्थ क्या होता है, वो टहलना होता है। और जब भी आप देखेंगे कि नाम में यदि वो क्या करता हो, अंत करता हो, तो क्या होता है, वो इन्फिनेटिव होता है। और यहाँ पर ये सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी वर्ब
वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं टू वॉक क्या है, तो ये क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव है और किसी सा काम कर रहा है, तो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये क्या काम कर रहा है, यानी आप किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ये जो 2 + V1 है वो सब्जेक्ट में लगा, तो यही 2 + V1 को क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कौन, तो सिंपल इन्फिनिटिव काम करेगा। जैसे हम लिख सकते हैं इसको, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ये जो आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये जो चिल्ड्रन है ना, तो ये चिल्ड्रन जो है ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये बच्चे क्या करना चाहते हैं, तो खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टू प्ले आप देख रहे हैं, ये क्या काम कर रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब यूज हो रहा था तो ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यही ये क्या होता है, जब ये अंत में काम कर रहा है तो यहाँ पर यूज हुआ है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसे हम कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो ये सिंपल इन्फिनिटिव के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। अगला है किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, पूरक का अर्थ है पूरा करने वाला। जैसे हम समझते हैं कि मान लीजिए ये जो चेन है ना, आप समझ सकते हैं कि ये जो चेन है, ये चेन क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं ये जोड़ने का काम करता है, ये जो क्या है वो जोड़ने का काम करता है, यानी दोनों अलग अलग पार्ट है और दोनों को क्या करता है, एक जोड़ने का काम करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। व्यक्ति है, मैं भी अलग व्यक्ति हूँ, लेकिन ये जो मेरा मन है, मेरी जो इच्छा है, ये दोनों के संबंध को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो वहां पर आप समझ सकते हैं ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट के जैसा काम करेगा। आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माई desire is to see her again, यानी मेरी इच्छा है कि मैं उससे क्या करूं, पुनः एक बार मिलूं। यानी ये जो 2C आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये दोनों के संबंध को जोड़ने का काम करता है और इसीलिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। यानी माई डिजायर इज टू सी हर अगेन, यानी मैं अलग हूं, वो भी अलग है और दोनों के संबंध को क्या करना चाहता है, मेरी इच्छा जोड़ना चाहता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब नेक्स्ट है किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रीपोजिशन अनंत है, लेकिन उन सभी प्रीपोजिशन के बाद जब 2 + V1 का प्रयोग होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सिंपल इन्फिनिटिव के जैसा प्रयोग हो रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप बोल सकते हैं आप, ही इज अबाउट टू डाई। हम देखते हैं कि ही इज अबाउट टू डाई, ये जो अबाउट है ना, अबाउट आपका प्रीपोजिशन है। अबाउट क्या है, अबाउट आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन के बाद क्या हो गया है, 2 + V1 का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो गया, आपका हो गया किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ। तो दोस्तों आपको शॉर्ट में ये समझना है कि जो इन्फिनिटिव होता है ना, ये जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव का 2 पार्ट होता है। एक को आप सिंपल इन्फिनिटिव बोल सकते हैं, या तो उसको नाउन इन्फिनिटिव भी बोला जाता है, दूसरा को क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव बोल सकते हैं, या तो उसको जेरेंडियल इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। तो अब सिंपल इन्फिनिटिव का क्या है, 4 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट का क्या नाम है, सबसे पहला पार्ट का नाम है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। पहला का नाम क्या है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना क्या है, एक व्यायाम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करेगा, ये फर्स्ट में यूज होगा। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होगा। तो ऑब्जेक्ट यानी अंत में इसका प्रयोग होगा। तो मैंने क्या लिखा, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये टू प्ले क्या हो गया आपका, ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तीसरा आपका नंबर क्या है, वो है किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है, दो के संबंध को जोड़ने वाला, यानी दो की समस्या का निदान करने वाला, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
मैं अलग हूँ और वो अलग है, और मेरा इच्छा कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरी ये जिज्ञासा है कि मैं उनको एक बार पुनः उससे मिलूँ या तो उसको देखूँ, तो ये क्या करता है, मेरा मन क्या करता है, ये दोनों के संबंध को जोड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरक का काम करेगा, ये कंप्लीमेंट का काम करेगा। जैसे माई डिजायर इज टू सी हर अगेन, यानी उसको पुनः देखने का क्या करता है, मेरा इच्छा करता है, मन करता है। और चौथा आपका क्या हो गया, किसी क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कि किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या करते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, जैसे ही इज अबाउट टू डाई, अबाउट क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया, और अबाउट के बाद जो 2 + V1 का प्रयोग किया गया है, ये आपका क्या हो जाता है, ये सिंपल इन्फिनिटिव हो जाता है। तो सिंपल इन्फिनिटिव आपको समझ में आ गया होगा, ये 4 तरह से यूज होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और चौथा प्रीपोजिशन के बाद। अब देखेंगे व्हाट इज क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव किससे बोला जाता है, तो बोल सकते हैं व्हेन इन्फिनिटिव is used to qualify noun, verb, adjective, oblique, sentence is called qualifying infinitive। तो क्या करना है, जब व्हेन इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई, जब इन्फिनिटिव का प्रयोग क्वालिफाई करने के लिए किसको, तो नाउन को, या तो वर्ब को, या तो एडजेक्टिव को, या तो सेंटेंस को। तो नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, ये एडजेक्टिव को भी क्या करेगा, क्वालिफाई कर सकता है, या तो सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहते हैं। ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करने में, यानी ये क्या करेगा, एडवर्ब की तरह वर्ब को क्वालिफाई करेगा। यानी एडवर्ब का अर्थ आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को या तो एडजेक्टिव को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा, वी ईट टू लिव, ये जो टू लिव है ना, आप समझ सकते हैं कि वी ईट टू लिव, तो ये क्या करता है, इसका अर्थ है कि हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, किसके लिए, तो हम लोग जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं। ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी हम लोग खाते हैं भोजन, तो किसके लिए, तो जिंदा रहने के लिए। तो इसका ये क्या हो गया, एक एडवर्ब के जैसा क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, ये जो टू हेल्प है ना, तो आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है और मैं कोई और हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड का हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये क्या करता है, ये एक एडवर्ब की तरह यानी काम कर रहा है। यानी ये क्या करता है, एक एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। यानी ये वर्ब है लेकिन इसको क्या कर रहा है, एडवर्ब की तरह क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं किसके लिए, तो जिंदा रहने के लिए। दूसरा, आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, यानी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, ये किसी एडवर्ब की तरह वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, तो अगला देखेंगे हम लोग कि एक एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने में, यानी एक एडजेक्टिव को क्या करेगा, एडवर्ब की तरह क्वालिफाई करेगा। जैसे ही इज स्लो टू डू हिज वर्क, ही इज स्लो टू डू हिज वर्क, यहाँ पर ये जो स्लो है ना, आप देख सकते हैं कि स्लो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसको कैसे काम करा रहा है, तो एडवर्ब की तरह काम करवा रहा है। नेक्स्ट है, दे आर एनेक्सियस टू लर्न, दे आर एनेक्सियस टू लर्न, ये जो यहाँ पर टू लर्न है, यानी एनेक्सियस क्या है, माना जाए तो एक क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव है, इन इस एडजेक्टिव को क्या करता है, एडवर्ब की तरह क्या कर रहा है, इसे काम करवा रहा है। नेक्स्ट है कि एक एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन को क्वालिफाई करने में, जैसे वी हैव नो हाउस टू लिव इन, यानी ये जो है ना, वी हैव नो हाउस, हम लोग के पास क्या है, घर नहीं है, तो किसके लिए, टू लिव इन, तो रहने के लिए। तो ये हाउस क्या हो गया आपका, ये नाउन हो गया, और नाउन को क्या कर रहा है, किसी एडजेक्टिव की तरह क्या करा रहा है, ये काम करवा रहा है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, वी हैव नो हाउस टू लिव इन, हम लोग के पास घर नहीं है, किसके लिए, तो रहने के लिए। अगला देखते हैं, आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, मैं मिल्क चाहता हूँ, किसके लिए, तो पीने के लिए। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि एक एडजेक्टिव की तरह, यानी एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता को बतलाता है। तो एडजेक्टिव की तरह क्या करता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करने में, ये है नाउन, नाउन को क्या करा है, क्वालिफाई करा रहा है, किसके लिए, किसके जैसा, तो एडजेक्टिव के जैसा। जैसे हाउस क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये अभी काम किसी तरह कर रहा है, तो एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। यहाँ आप देखते हैं ये मिल्क है ना, ये मिल्क क्या है, एक नाउन है, लेकिन मिल्क को कैसे काम करा रहा है, तो एक एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने में, कोई भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे टू टेल यू द ट्रूथ, यानी आप यदि मुझे ये सच्चाई बताए होते, तो क्या करते, आई हैव नेवर लाइक्ड हर, मैं उससे लाइक नहीं करता। तो कहने का अर्थ है ये पूरे सेंटेंस को क्या करता है, क्वालिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए क्या कर रहा है, क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक एडजेक्टिव की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए इसका हम क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, यानी ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसके जैसा, एडवर्ब की तरह। तो यहाँ पर हो गया, वी ईट टू लिव, आई वांट टू हेल्प माय फ्रेंड, यानी ये क्या करता है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे हम लोग खाते हैं तो जिंदा रहने के लिए, इसका एक कोई सिंपल वर्ब नहीं है, बल्कि इसका कुछ अर्थ विशेष है। अगला है कि एक एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, तो ही इज स्लो टू डू हिज वर्क। नेक्स्ट है, दे आर एनेक्सियस टू लर्न। नेक्स्ट है, एक एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन को क्वालिफाई करने में, यानी ये क्या है, नाउन जैसा है, लेकिन ये काम को जैसा कर रहा है, तो एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, मिल्क क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने में, किसी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे टू टेल यू द ट्रूथ, आप यदि ये सच्चाई बताए होते, आई हैव नेवर लाइक्ड हर, मैं उससे कभी लाइक नहीं करता, यानी ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आप क्या करें, इस प्रकार के सेंटेंस को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जानते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेमिना बनाना पड़ेगा, अपने आप में ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है, तो फिर पूरा ये दुनिया आपकी मुट्ठी में हो गई और सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम है वो A to Z आपका समाप्त हो जाएगा। तो बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये समझ रहे होंगे कि बेयर का अर्थ होता है बिना, बेयर का अर्थ क्या होता है, बिना, और इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है, यानी इन्फिनिटिव का अर्थ होता है टू के साथ, तो बिना टू के साथ को हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। यानी वो वर्ब जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो इन्फिनिटिव जिस इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं जो भी इन्फिनिटिव्स होता है सारे इन्फिनिटिव्स के साथ टू लगा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इन्फिनिटिव्स हैं जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, जिसे हम लोग बेयर इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। बेयर इन्फिनिटिव जिसे विदाउट टू के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज बेयर इन्फिनिटिव, या तो विदाउट टू। बेयर इन्फिनिटिव क्या है या तो किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं व्हेन द इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू इन द सेंटेंस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव, यानी जब इन्फिनिटिव का प्रयोग बिना टू के साथ किया जाता है, कहाँ पर, तो सेंटेंस में, जिसे हम लोग बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग जब भी होता है तो टू के साथ होता है, लेकिन ऐसा यूनिवर्सल ही नहीं है कि सारे वर्ड्स के साथ टू लगेगा। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके साथ टू नहीं लगता है, तो वो सारे वर्ड्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले बोल सकते हैं कि हाउ मेनी बेयर इन्फिनिटिव इन इंग्लिश, सिंपल तरीके से ये क्या है, 24 है। तो कौन है, तो ये आपका है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर,
feel, hear, see, watch, let, make, behind, had, rather, rather than, sooner than, no sooner, help or but। यानी इन तमाम वर्ड्स के साथ क्या करेंगे, हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा वर्ड है, तो सबसे पहले आपको ये समझना कि कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, फील, हेयर, सी, वॉच, लेट, मेक, बिहाइंड, had, rather than, sooner than, no sooner, help और but। इन तमाम 24 वर्ड्स के साथ 24 वर्ड्स के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा वर्ड है, देखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, फील, हेयर, सी, वॉच, लेट, मेक, had better, had rather, would rather, sooner than, rather than, help and but। यानी ये तमाम वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करते हैं और इसके बाद हम हर वर्ड्स के साथ क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में बहुत शॉर्ट में आ गया होगा कि इन तमाम वर्ड्स का यदि प्रयोग सेंटेंस में हो गया हो तो यदि फिल इन द ब्लैंक्स में हमको भरना है तो वहां पर देखेंगे कि यदि ये वर्ड यदि सेंटेंस में आ गया हो। आपको ये भी देखना है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर है फील है, हियर है, सी है, वॉच है, यानी ये V2 V3 में भी रह सकता है। यानी आपको ये सिर्फ नहीं सोचना कि ये फील है तो फील ही होगा, यानी इसका V2 भी हो सकता है, कभी V3 भी हो सकता है, ये जो है V2 में भी हो सकता है, यानी अलग अलग फॉर्म में भी वर्ब फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसी का पार्ट होगा। तो आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर टू नहीं लगने वाला है और वो फिल इन द ब्लैंक्स में टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल के सहारे भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे बेयर इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, जिस इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। हम बोल सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव लगभग कितने हैं, तो लगभग हम जनरल में बोल सकते हैं ये 24 है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स विद इन्फिनिटिव विथ और विदाउट टू, यानी कहने का अर्थ हुआ जिसके साथ क्या होगा, टू लगेगा और किसके साथ टू नहीं लगेगा। तो किसके साथ टू लगना है और किसके साथ टू नहीं लगना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे और हम लोग को समझ में ये आ जाएगा कि किन वर्ड के साथ टू का प्रयोग होता है, किन वर्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले जनरल वे में आपको ये समझना होगा कि जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि ये 24 वर्ड है इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है और बाकी जो भी वर्ड होगा उन सभी तमाम वर्ड्स के साथ टू का प्रयोग होता है। तो कैसे अभी होता है हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ क्या लिखा, दे प्रोमिस डैश मी, दे प्रोमिस डैश मी, और ये ब्रैकेट में आपका हेल्प लिखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है क्या प्रोमिस ये 24 वर्ड के अंतर्गत आता है क्या, बेयर इन्फिनिटिव में आता है क्या, तो नहीं आता है। जब नहीं आता है तो वहां पर हम टू के साथ लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे प्रोमिस, ये प्रोमिस्ड वर्ड बेयर इन्फिनिटिव में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, टू प्लस ये जो दिया गया है वर्ड उसको लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू हेल्प। तो दे प्रोमिस टू हेल्प मी, यानी ये सेंटेंस क्या होता है आपका बन जाता है, यानी टू लगा देंगे और जोड़ देंगे, ये बन गया। अगला देखते हैं, ही अपीयर्स डैश ए गुड मैन, ही अपीयर्स डैश ए गुड मैन। तो ये जो अपीयर्स है, अपीयर्स नन, ये अपीयर्स जो है वो बेयर इन्फिनिटिव में नहीं आता है। जब बेयर इन्फिनिटिव में नहीं आता है तो हमको टू के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही अपीयर्स टू बी ए गुड मैन, ये आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक हर। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेक वर्ड आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होगा, फील, सी, हेयर, लेट, मेक, यानी इसी का कोई रूप है। तो यहाँ पर जब मेक आ गया तो पता चल गया कि ये बेयर इन्फिनिटिव का वर्ड है और ये वर्ड जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, टू इस पे नहीं लगेगा। यानी जो वर्ड यहाँ पर है इसको जब यहाँ पर लिखेंगे तो टू नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मेक हर अंडरस्टैंड, ये डायरेक्ट यही वर्ड को हम क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे और ये सेंटेंस मेरा बन जाएगा। यहाँ पर टू इसके साथ आपको नहीं लगाना है, यानी ये वर्ड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मेक आ गया है, जब यहाँ पर कोई भी वर्ड बेयर इन्फिनिटिव का हमको मिल जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करना है। तो ये दोस्तों आपका सेंटेंस बन जाता है, यानी सिर्फ अंडरस्टैंड यहाँ पर हम लिख देंगे और ये सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है, आई saw him डैश स्लीप। ये जो साव आया ना, साव, तो अभी मैंने बताया है कि क्या होगा, फील होगा, सी होगा, तो सी का V2 क्या है, साव है। तो जब V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, यानी कोई भी रूप हो सकता है, यानी उसी का रूप होगा ना। तो यहाँ पर जैसे साव आया तो
तो पता चल गया कि ये बेयर इन्फिनेटिव का वर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये टू के साथ नहीं आएगा, तो ये सिर्फ किसके साथ आएगा, तो जो वर्ड है उसको लिख देना है सिर्फ। जैसे यहाँ पर लिखा है स्लीप, तो सिर्फ क्या करेंगे हम, स्लीप लिखेंगे, यानी टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। यही मेरा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है यू हैड बेटर। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि हैड बेटर होगा तो क्या करेंगे, ये बेयर इन्फिनेटिव होगा। जब बेयर इन्फिनेटिव होगा तो वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करना है, तो स्टे है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, ये स्टे वर्ड दे देना है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका बन जाता है। नेक्स्ट है सी हर्ड द बेबी। ये जो हर्ड है ना, ये क्या है, हेयर जो हम लोग सुनते हैं उसका V1 क्या होता है, हेयर होता है। हेयर का ही ये क्या है, टू फॉर्म है, तो यानी उसी का रूप है ना। तो यहाँ पर हम ये वर्ड देखें, अभी हेयर सुने थे, फील सी हेयर, तो हेयर का ही क्या है, ये V2 फॉर्म है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी जो वर्ड है सिर्फ इस वर्ड का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। आंसर मेरा बन जाएगा। नेक्स्ट है ही इज अबाउट। अबाउट का प्रयोग हम लोग अभी बेयर इन्फिनेटिव में नहीं किए हैं, तो सिंपल है, जब नहीं किए हैं तो टू लगेगा ही, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू डाई। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यू नीड नॉट। नीड का प्रयोग हम लोग ने अभी किए हैं, क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर। तो ये क्या है, नीड जो है ना वो आपका मॉडल में आ रहा है, तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, यानी जो वर्ड दिया गया है उसी वर्ड को हम लिख देंगे। दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यदि इधर में यदि बेयर इन्फिनेटिव का कोई वर्ड, ये 24 में किसी का भी कोई फॉर्म मिल जाए तो हमको क्या करना है, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करना है। यदि नहीं मिले तो आंख मूंद के बेधड़क क्या करेंगे, टू लगा देंगे सारे वर्ड के साथ। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो फिर हम लोग देखो ये देखेंगे कि व्हाट इज जीरंड। जीरंड क्या है, जीरंड किसको बोलते हैं, तो सिंपली बोल सकते हैं व्हेन V1 प्लस ing इज यूज्ड एज लाइक ए नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड जीरंड। यानी जब V1 प्लस ing का प्रयोग, V1 के साथ जब ing का प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग नाउन के जैसा सेंटेंस में होता है, वाक्य में होता है, तो इसे हम लोग जीरंड कहते हैं। तो ये क्या हो सकता है, इसे रीडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, टीचिंग हो गया, डूइंग हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल सबका जीरंड का हो सकता है। जो किस फॉर्म में होगा, V1 के साथ ing फॉर्म लगा हो और इसका प्रयोग कैसे हो, तो एक नाउन के जैसा काम कर रहा हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे जीरंड बोलते हैं। ये जो जीरंड है, जीरंड का प्रयोग हम लोग 4 फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले ये जो है पहला स्टेप इसका है कि ये कोई भी सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट के रूप में ये जीरंड का प्रयोग होगा। दूसरी बात है ये जीरंड का प्रयोग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तीसरा बात है कि जीरंड का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद होता है। और चौथा बात है कि जीरंड का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरंड का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसके रूप में ये काम करेगा। दूसरा बात है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तीसरा बात है प्रीपोजिशन के बाद काम करता है। चौथा बात है कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। तो जीरंड का प्रयोग 4 फॉर्म में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे जीरंड इज यूज्ड एज लाइक सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। यानी जीरंड का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो ये होगा सब्जेक्ट के रूप में होगा। कहाँ पर, तो सेंटेंस में। एज लाइक हम लोग बोल सकते हैं वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। तो वॉकिंग क्या है, एक व्यायाम है। तो ये जो वॉकिंग है ना, वॉकिंग क्या है मेरा यहाँ पर जीरंड के रूप में आया है। तो जीरंड का रूप में आया है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, तो ये एक नाउन के जैसा काम कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं मान राम एक आदर्श विद्यार्थी है। क्या होगा, राम इज एन आइडियल स्टूडेंट। तो उसी तरह यहाँ पर राम जो होना था तो उसके बदले क्या क्या है, वॉकिंग लगा दिया। यानी राम जो है वो नाउन है और नाउन के जैसा ही वॉकिंग का प्रयोग कर रहा है। यानी ये जो वॉकिंग है V1 प्लस ing, ये जो है ना V1 प्लस ing, ये काम कैसे कर रहा है, तो एक नाउन के जैसा काम कर रहा है। कहाँ पर, तो सेंटेंस में। तो वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, तो क्या हो गया, टहलना एक व्यायाम है। नेक्स्ट बोल सकते हैं टीचिंग इज माई हॉबी। ये जो टीचिंग है ना, पढ़ाना, ये मेरी क्या है, ये मेरी आदत है। तो ये टीचिंग इज माई हॉबी क्या हो गया आपका, ये नाउन के जैसा सब्जेक्ट में काम कर रहा है। और वॉकिंग है, ये भी क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट में नाउन के जैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट है कि जीरंड इज यूज्ड एज लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हम क्या करेंगे, जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू लाइक रीडिंग,
यू लाइक रीडिंग, ये देखते हैं ये यू लाइक के रीडिंग है। ये रीडिंग क्या है आपका, ये जीरंड फॉर्म में है। जो कहाँ पर आया है, तो ये आया है आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, यानी ऑब्जेक्ट की प्लेस में आया है कौन, तो रीडिंग। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा जीरंड फॉर्म में आ रहा है। दूसरा है कि राम इंजॉय फ्लाइंग काइट, राम इंजॉय फ्लाइंग काइट। ये जो फ्लाइंग है ना, क्योंकि ये जो वर्ब स्पेशल तो यहाँ पर प्रयोग हो चुका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ब प्रयोग हो चुका है। इसके बाद जब भी आएगा तो ये जीरंड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम इंजॉय फ्लाइंग काइट, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि यूज होता तो ये सब्जेक्ट के रूप में होता, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पर हुआ है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि जीरंड इज यूज्ड एज लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी जो भी प्रीपोजिशन होगा, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, उन तमाम प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करेंगे, जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ही इज फाउंड ऑफ हंटिंग, ही इज फाउंड ऑफ हंटिंग, ये ऑफ क्या है, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, और ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, वो मेरा जीरंड होगा। ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद जब भी आएगा तो जीरंड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डांसिंग, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डांसिंग, उसने मुझे मना कर दिया, किसके लिए, तो डांसिंग करने के लिए या नाचने के लिए मुझे मना कर दिया। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये फ्रॉम जो है ना, ये फ्रॉम क्या है, ये फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जस्ट जब भी आएगा तो क्या होगा, वो मेरा जीरंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या आया, प्रीपोजिशन के बाद में भी जीरंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जीरंड इज यूज्ड एज लाइक ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, यानी इसका प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। तो किसका प्रयोग, तो जीरंड का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम लोग करते हैं। जैसे माई हॉबी इज डांसिंग, मेरी इच्छा क्या है, मेरी चाह क्या है, डांसिंग। तो ये क्या करता है, कंप्लीट करता है, यानी ये कोई समस्या हो, उन समस्या को क्या करता है, कंप्लीट करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो माई हॉबी इज डांसिंग, मेरी चाह है, मेरी इच्छा है, मेरा मन करता है क्या करने के लिए, डांसिंग करने के लिए। तो जब हम डांस करेंगे तो मेरी मन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट का रूप काम करता है। नेक्स्ट है माई डिजायर इज सीइंग हर अगेन, माई डिजायर इज सीइंग हर अगेन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो सीइंग है ना, तो मेरा इच्छा, मैं कोई और व्यक्ति हूँ और ये कोई अलग व्यक्ति है, यानी मैं कोई और हूँ और ये कोई और है, लेकिन ये जो मेरा मन करता है उसको एक बार पुनः देखूं, काश मैं उसको एक बार देखता, तो ये मैं अलग हूँ वो अलग है, लेकिन ये जो मेरा मन करता है वो क्या करता है, दोनों के संबंध को जोड़ने का काम करता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आप ये चेन लगाते हैं तो चेन क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, क्योंकि चेन क्या करता है, दोनों पार्ट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर करते हैं जीरंड का प्रयोग, तो 4 जगह करते हैं। एक सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा प्रीपोजिशन के बाद, और चौथा कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ट्रांसफॉर्म करने आएगा जीरंड टू इन्फिनेटिव या तो इन्फिनेटिव टू जीरंड, तो आप याद ये रखना कि जहाँ पर ये V1 प्लस ING होगा, जहाँ पर V1 प्लस ING होगा तो वहाँ पर क्या करना, 2 प्लस V1 जोड़ देना, तो ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी इन्फिनिट से जीरंड और जीरंड से इन्फिनिटिव होगा। तो क्या करना, 2 प्लस V1 और V1 प्लस ING को क्या करना है, सिर्फ चेंज कर देना है सेंटेंस में, आपका ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखो, ये देखेंगे कि व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, पार्टिसिपल है क्या, और पार्टिसिपल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि विच शोज द फॉर्म ऑफ वर्ब, कैटेगरी ऑफ वर्ब एंड एक्शन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल उसको कहेंगे किसको, जो फॉर्म ऑफ वर्ब को दिखाता है, कैटेगरी ऑफ वर्ब को दिखाता है, एंड एक्शन ऑफ वर्ब को दिखाता है। यानी फॉर्म को दिखाता है, कैटेगरी को दिखाता है और एक्शन को दिखाता है, किसका, तो वर्ब का। तो इसे ही हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। नेक्स्ट है कि पार्टिसिपल इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा पार्ट है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा
है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखेंगे हम लोग बारीकी से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तीनों पार्टिसिपल को हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आप सिर्फ थोड़ा सा मन को शांत करके देखने का और समझने का प्रयास करें। जैसे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, यानी ये पहला रूप है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो बोल सकते हैं विच पार्टिसिपल मेक्स प्रोग्रेसिव टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी वो पार्टिसिपल जो क्या कहता है प्रोग्रेसिव टेंस बनाता है। प्रोग्रेसिव टेंस का अर्थ होता है प्रोग्रेस में है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, यानी काम चालू है, तो उसे प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। चाहे ये प्रेजेंट में हो या तो पास्ट में हो या तो फ्यूचर में, आपको ये नहीं देखना है, बट आपको ये देखना है कि ये कंटिन्यूस में है, यानी ये कंटिन्यू काम हो रहा है, तो इसे हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे रीडिंग बोल सकते हैं, टीचिंग, डांसिंग, कोई भी एग्जाम्पल्स आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिसमें प्रोग्रेसिव टेंस बना रहा हो, यानी कोई भी काम वो जारी है, तो ऐसे वर्ब फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अगला देखते हैं कि एक इसमें नोट दिया गया है कि ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि यदि एक कर्ता के द्वारा दो कार्य, एक कर्ता के द्वारा कितना कार्य हो रहा है, दो कार्य एक साथ किए जाए या एक के बाद दूसरा तुरंत किया जाए, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। कहने का अर्थ हुआ एक काम हुआ, फिर तुरंत जस्ट उसी के द्वारा दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक बच्चा गिरा और दौड़ा, गिरा फिर उठा और दौड़ा। ऐसा नहीं कि वो गिरा तो 10 घंटा वो सोए रहेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चा देखता है कि मुझे कोई देखा क्या। यदि जैसे ही देखता है कि हाँ कोई नहीं देखा, बस उसे चोट भी लगी है बेचारे को, लेकिन वो क्या करता है, उठता है और वो भाग जाता है। यानी कहने का तो दौड़ रहा था, वो गिर गया, जब गिर जाता है तो फिर क्या करता है, वो उठता है और फिर वो दौड़ने का काम चालू कर देता है। यानी एक ही कर्ता के द्वारा क्या हो रहा है, वो काम हुआ, फिर गिरा, फिर दौड़ा, यानी बहुत ही क्लोजली संबंध हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक आदमी ऊपर से कूदा और क्या हुआ, ऊपर से कूदा और भागा, कूदा और भागा। ऐसा नहीं कि वो कूदा 10 घंटा बैठे रहेगा फिर भागेगा, ऐसा बात नहीं है। वो कूदा, इसके बाद वो फिर वहां से दौड़ा, तो ऐसा जब होगा तो वहां पर आपको ये समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ही जंप्ड अप, उसने कूदा, ही रेन अवे, और वो क्या हो गया, वो भागा, यानी कूदा और भागा। तो कहने का तो बहुत ही कम समय, कम अंतराल होगा, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। नेक्स्ट है आई सॉ द लायन एंड रेन अवे। मैंने अचानक एक बाघ को देखा, और जैसे ही देखा तो क्या करेंगे, वहां पर खड़ा रहेंगे, नहीं नहीं, जैसे वहां पर हम उसको देखे तो क्या हो गए, बस अपना भागी, यानी बहुत कम अंतर हो, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। जैसे ही जंप्ड अप, ही रेन अवे, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का मदद से हम इसको बनाएंगे। जैसे जंपिंग अप, ये डायरेक्ट क्या हो गया, जंपिंग अप, ही रेन अवे। दोस्तों ये क्या हो गया, ही जंप अप, ही रेन अवे, इसको डायरेक्ट बोल देंगे क्या, जंपिंग अप, ही रेन अवे। ये सेंटेंस आपका बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के आधार पर। नेक्स्ट है आई सॉ द लायन एंड रेन अवे, यानी सॉ जो है इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बिफोर फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सीइंग द लायन आई रेन अवे, यानी सीइंग द लायन आई रेन अवे। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये सेंटेंस क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कोई भी
सेंटेंस को आराम से इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? बोल सकते हैं विच पार्टिसिपल मेक्स पास्ट टेंस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, यानी जो पास्ट टेंस बनाता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें क्या होता है? भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये एग्जांपल है क्या? प्लेड हो गया, सीन हो गया, गॉन हो गया, डन हो गया, इटन हो गया, कुछ भी इस तरह से एग्जांपल आपका होगा, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। अगला देखेंगे कि व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? तो सिंपल में हम बोल सकते हैं व्हेन हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। व्हेन क्या करना है? सबसे पहले हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, इसी को क्या करना है? हैविंग के साथ इसको जोड़ देना है। तो व्हेन हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल को जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा? ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू परफेक्ट टेंस, और ये दो परफेक्ट टेंस को क्या करेगा? जोड़ने का काम करता है। यानी दो परफेक्ट टेंस होगा, उसको जोड़ने का काम जो करेगा वो क्या होगा? आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो हम लोग देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जो प्रोग्रेसिव टेंस बनाता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो पास्ट टेंस बनाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है कि जो दो पास्ट को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जो दो पास्ट को जोड़ने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही डिड हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। ही डिड हिज जॉब, उसने अपना काम किया, और वह क्या हो गया? लेफ्ट द ऑफिस, यानी ऑफिस की ओर चल दिया। ये क्या है? ये भी पास्ट में है और ये भी क्या है? आप देखते हैं पास्ट में। जब दो पास्ट का हो तो इसको हम क्या करेंगे? ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट है सी वर्कड हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड। वो बहुत हार्ड काम की और ये क्या हो गई? वो थक गई बेचारी। तो ये सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल में हम कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ही डिड हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो ये बन जाएगा आपका हैविंग डन हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। दोस्तों आपको ये देखना है यहाँ पर क्या किया? हैविंग डन हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस, यानी वो कि सी वर्क हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? हैविंग लगाना है। क्या लगाना है? हैविंग। तो हैविंग, सबसे पहले हैविंग लगा दिए, इसके बाद क्या करना है? हैविंग, हाँ, वर्क हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड। तो क्या हो गया दोस्तों? तो हैविंग वर्कड हार्ड, यानी सी वर्कड हार्ड। तो क्या हो गया? सबसे पहले मैंने क्या किया? हैविंग जोड़ दिया। इसके बाद ये जो वर्क था तो वर्क लिखा, ये हार्ड था तो मैंने हार्ड लिखा। इसके बाद सी फेल्ट टायर्ड, तो सी फेल्ट टायर्ड को मैंने क्या किया? यहाँ पर ये जोड़ दिया। तो ये आपका सेंटेंस क्या होता है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बन जाता है। तो बस आप एक सेंटेंस के माध्यम से कई सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सी वर्क हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड, तो हैविंग वर्क हार्ड, सी फेल्ट टायर्ड। नेक्स्ट है ही डिड हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। हैविंग डन हिज जॉब, ही लेफ्ट द ऑफिस। तो दोस्तों इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और प्रैक्टिस सेट बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम हो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आप इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करके सारे वीडियो को आप पा सकते हैं मुफ्त में। तो आप ऐसा समय जाने न दें और टेलीग्राम चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में है आपका सारा A to Z वीडियो, आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।